तो हमारे साथ अभी मौजूद है हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत झा जी। सर, आपका स्वागत है। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आज देख रहे हैं कि सर हिस्ट्री में विद्यार्थी का इंटरेस्ट क्यों जग रहा है? इसलिए जग रहा है कि हिस्ट्री सबसे हल्का सब्जेक्ट है इसीलिए, या फिर कोई और वजह है? देखो, हिस्ट्री के लिए लोगों की जो झुकाव है, इसके पीछे मूलतः दो बातें हैं। जी सर। एक तो अपने देश, परिवेश और विगत के प्रति आकर्षण तो जन्मजात रहता है, और दूसरी बात है जो रोजगार परख में इस विषय की सहायता मिलती है। चाहे आप छोटा सा एग्ज़ाम दें या बड़ा यूपीएससी स्तर तक का एग्ज़ाम दें, इस तमाम परीक्षाओं में कम से कम 10 से 20% तक प्रश्न इतिहास से ज़रूर रहते हैं, और ये एक बहुत मायने करता है किसी खास विषय से इतने प्रश्नों को रहना। दूसरी बात ये हो गई कि हिस्ट्री के माध्यम से आप स्कूल से लेकर कॉलेज तक में शिक्षण के क्षेत्र में आप आ सकते हैं, जी सर। क्योंकि हर एक जगह अपने पद बने हुए हैं। सबसे सर ये देखते हैं कि खास करके अभी हम इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है। लगभग सर ये सर 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भी शुरू होता है। उससे भी हम पहले चले जाइए तो पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। तो क्या सर हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया का इतिहास को अगर हमको जानना है और समझना है तो जब तक हम भारत के इतिहास को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम पूरे इतिहास के बारे में नहीं समझ पाएंगे? देखो, पुरा पाषाण काल रहे या नव पाषाण काल, जी सर। ये पूरे जहाँ जहाँ भी सभ्यता का विकास हुआ पूरे विश्व के खंडों में, वहाँ केवल भारत के इतिहास जानने से संभव नहीं हो पाएगा। जी सर। उस काल का इतिहास जानने के लिए उस क्षेत्र का भी इतिहास जानना होगा। बाह्य सभ्यताओं का विकास का इतिहास तो ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास जानने से तुम विश्व के इतिहास, उस समय के पारंपरिक इतिहास को जान लोगे, उस समय सभ्यताओं के इतिहास का। क्योंकि उस समय 5-6 ऐसी सभ्यताएं थी जिसमें बहुत बहुत सभ्यताएं ऐसी थी जो जिसका आपस में मेलजोल नहीं था, संपर्क भी नहीं था। लेकिन प्राचीन भारत में जब से तुम यूनान से या रोम से भारत का संबंध बना है, तब से यदि भारत की का इतिहास जानने का प्रयास करोगे तो उस क्रम से तुम्हें उन सभ्यताओं का कुछ कुछ जानकारी प्राप्त हो सकता है, लेकिन तब तुम्हारी जिज्ञासाएं बढ़ जाती है। इतिहास हर एक कालखंड, हर एक देश का अपना निजी होता है, इसलिए किसी खास देश के इतिहास जानने से तुम्हारे विश्व के इतिहास की समझ विकसित होगी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। उसके लिए तुम उस इलाके के इतिहास को जानना होगा, क्योंकि इतिहास के निर्माण में जो कार्य कारण संबंध होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो भिन्न भिन्न भी होती है और भिन्न भिन्न तरह से होती है। उसमें भौगोलिक विस्तार से लेकर ऐतिहासिक तत्व भी काम करता रहता है। इसलिए आवश्यकता ये होती है कि हर एक कालखंड का इतिहास जाना जाए, संक्षिप्त में ही जाना जाए, लेकिन इतिहास के छात्रों के लिए ज़रूरी है कि वो संक्षिप्त में ही जाने, लेकिन जाने। लेकिन भारत के इतिहास जानने से तुम्हें ये ज़रूर पता चलेगा कि सभ्यता के विकास में, धर्म के विकास में, संप्रदाय के विकास में, व्यापार के विकास में, उद्योग के विकास में किस प्रकार से कार्य कारण संबंध काम करते हैं। क्योंकि एक समय भारत का ही धर्म, भारत का ही जो सभ्यता थी, सनातन सभ्यता थी, वो सभ्यता काफ़ी फली फूली थी। जो दर्शन की बात है तो काफ़ी प्राचीन स्तर पर है, इसके बिना दर्शन अधूरा रह जाता है विश्व का। इसी प्रकार उद्योग व्यापार की बात कहते हैं तो उद्योग व्यापार भी 16वीं शताब्दी तक भारत का व्यापार ही विश्व का व्यापार समझा जाता था। इसलिए ये सही है कि कुछ महीनों में तो दो ही तो इलाके थे, 16वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक दो ही तो इलाके थे, एक एशिया का, ये यूरोप का। बाद में तो अमेरिका अफ्रीका की तो खोजें बहुत बाद में जाके हुई, और आधुनिक सभ्यता के निर्माण में भी वो बहुत बाद में प्रवेश किए। इसलिए यूरोप और एशिया के इतिहास के संदर्भ में भारतीय सभ्यता की जानकारी का एक ठोस आधार तैयार कर देता है। तो सर, जो ये हम प्राचीन सभ्यता की बात करें तो सर भारत में आप देख लीजिए तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, चीन में आप देख लीजिए हवांगो नदी किनारे जो सभ्यता फला फूला, या मेसोपोटामिया की सभ्यता जो था सर, और अफ्रीका में नील नदी किनारे जो सभ्यता था, तो उसमें से ये चारों पांचों जो सभ्यता थे तो उसमें से हम किसको बेस्ट माने और कौन सर समझिए कि अच्छा था, जो अब अच्छा लाइफ जीता था? देखिए, सभ्यता बेस्ट कहने के लिए तो हर में कुछ न कुछ था। जी सर। ऐसा नहीं था कि सभी सभ्यता में सभी चीज़ें अच्छी ही थी। कोई सभ्यता अपने दर्शन के लिए काफ़ी ऊँची थी, तो कुछ सभ्यता गणतांत्रिक मूल्य के लिए ऊँची था, कुछ सभ्यता अपने सेना और युद्धों के लिए प्रसिद्ध था,
तो कुछ सभ्यताएं अपने राजाओं की कृति और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने शहरीकरण नगरीकरण के लिए प्रसिद्ध था, साफ सफाई के लिए प्रसिद्ध था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यताएं अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार देखते हैं कि हर एक सभ्यता में कुछ खास तत्व रहते हैं और उसकी विशेषता उस सभ्यता की विशेषता हो जाती है। इसलिए बेस्ट तो सब अपने अपने स्तर पर बेस्ट थे, और चूंकि अलग अलग खंडों में अलग अलग लोगों का निर्माण कर रहे तो निश्चित रूप से वो अपना वो सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहे थे। तो सर जैसे आज हम सर जैसे हम व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, यूएई के साथ कर रहे हैं, जापान के साथ कर रहे हैं, तो क्या सर हम प्राचीन काल में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापार करते थे, चीन की सभ्यता के साथ व्यापार करते थे, क्या उस समय भी ये होता था? देखिए, सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया के साथ अवश्य होता था, क्योंकि जी सर। मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो दिलमन और मक्कन जो जगह थी जी सर। वहाँ सिंधु घाटी की सभ्यताएं की मोहरें मिली, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसे कुछ वस्तुएं मिलती हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होती थी। वो मूल रूप से अफगानिस्तान या उसके बाद के इलाके से, उसके पूर्व के इलाके से, उत्तर के इलाके से सिंधु घाटी सभ्यता में आती थी। इस प्रकार कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता में आपस में व्यापार चला करता था। हाँ। तो सर एक और क्वेश्चन है आपसे कि भारत जो आने वाले सर प्राचीन भारतीय के इतिहास देख लिए सम्राट अशोक के टाइम में और यहाँ के गुप्त काल के हाथ में, तो सर क्या कारण था कि भारत इतना अमीर बन पाया, और क्या रीजन था कि सर भारत पूरे दुनिया का व्यापार भारत ही सारे पूरे दुनिया में अपना सामान भेजता था, लेकिन भारत मंगाता ही नहीं था? और क्या कारण था कि सर भारत इतना अमीर बना था लेकिन बाद में फिर यूरोप के आने के बाद इतना गरीब हो गया? जो इस प्रश्न का उत्तर तो काफ़ी विस्तृत है, और प्रश्न भी तुम्हारे दो खंडों में से, एक भारत का अमीर बनना, फिर भारत का गरीब बनना। जी सर। ये दोनों बहुत विस्तृत आयाम है, लेकिन छोटे से शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत एक गर्म मुल्क था। जी सर। और गर्म मुल्क में सबसे बेसिक ज़रूरी होती है कपड़ों की। कहीं भी सभ्यता का विकास होता है तो कपड़ों की ज़रूरत होती थी। उस समय कपड़े के उत्पादन में भारत हमेशा श्रेष्ठ रहा। जी सर। सिंधु घाटी में भी सूती कपड़े मिले हैं, और बाद के कालों में तो देखते हैं कि भाई सूती कपड़ा कहाँ विश्व में कहीं भी हो तो भारत के ही कपड़े बनाए जाते थे। इसकी महीन कलाकारी और दस्तकारी से जो कपड़े उत्पादित होते थे उसी विश्व में हर जगह मांग थी। इसके बाद रहा भोजन को चटकदार बनाने के लिए, तीखा बनाने के लिए, स्वाद बनाने के लिए मसाले की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। तो हमेशा हमारा जो दक्षिण भारत का इलाका रहा है वो मसाले के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। हमारी काली मिर्चें, हमारी लौंग, हमारी इलायची, हमारे दालचीनी इत्यादियों का काफ़ी डिमांड पूरे यूरोप में था, खासकर यूनान और रोम में। तो उस प्रकार यहाँ इनकी काफ़ी मांगें होती थी और काफ़ी व्यापार होता था। इसके अलावा हमारे यहाँ हस्तशिल्प चाहे वो लकड़ी के सामान बनाने हो, चाहे हाथी दांत पे सामान बनाना हो, चाहे सीप पर सामान बनाने को हो, चाहे धातु पर निर्माण करने हो, तमाम चीज़ों का की ज़रूरत होती थी। तो और औषधि के क्षेत्रों में भी हमारे यहाँ काफ़ी सारे जड़ी बूटियाँ मिलती थी। इसलिए विश्व में तो इतना चीज़ का व्यापार ही होता था, कपड़े का होता था, मसाले का होता था, हस्तशिल्प का होता था और जड़ी बूटियों का। वो चारों चीज़ भारत से मिलती थी। इसलिए विश्व का व्यापार प्राचीन काल में लगभग भारत का ही व्यापार होता था। और भारत इसलिए कम सामान मंगाता था क्योंकि एक गर्म मुल्क था। तो और जगह ठंडे और गर्मी ठंडे मुल्क थे, वहाँ ठंडे वस्त्र बनते थे। ठंडे वस्त्रों की ज़्यादा आवश्यकता भारत को थी नहीं। भारत अपने खाद्यान्न निर्माण में पूर्णतः आत्मनिर्भर था, तो खाद्यान्न तो इसको चाहिए ही नहीं। हस्तशिल्प उससे ज़्यादा बारीकी और सस्ते यहाँ हो जाती थी, वो भी चाहिए नहीं। इसलिए जो भारतीय जो वस्तु जाती थी, और इसलिए इसके बदले में सोने चांदी भारत में आते थे, और इसलिए भारत सोने चांदी का एक बहुत बड़ा खजाना यहाँ निर्मित हो गया। इसलिए धन धान्य से संपन्न हो गया कि व्यापार में कहीं तो लेन देन तो होगा ही। या तो आप सामान देंगे या आप मूल्य देंगे। सामान चूँकि भारत लेता नहीं था, उसके बदले में से मूल्य ही मिलता था, और मूल्य सोने चांदी के रूप में भारत में जमा होते चले गए। तो फिर सर मध्यकालीन भारत में फिर भारत क्यों कमजोर हो गया? हम देखते हैं जब अरब भारत में आता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आक्रमण करता है, उसके बाद देखिए तो सर महमूद गजनी भी भारत पर अटैक करता है, फिर मोहम्मद गौरी भी अटैक करता है। तो भारत में सर क्या हम कह सकते हैं कि उस समय भारत में शक्तिशाली शासक का अभाव था, इसीलिए भारत में अरब आक्रमणकारी भारत पर हावी हो गए? हाँ, भारत में केंद्रीय सेना की अभाव थी, शासन का अभाव था। जब तक वर्धन वंश था तब तक भारत में केंद्रीय सत्ता थी। लेकिन कालांतर में आपस में भारतीय रियासत या भारतीय
शासक आपस में लड़ने लगे और इन लोगों की क्षेत्रीय मानसिकता ही बढ़ गई। अखिल भारतीय स्तर पर नहीं सोच रहे थे, ये अपने अपने क्षेत्रों में ही लूटपाट करते थे, शासन करते थे, विस्तार करते थे, जैसे कि भारत खंड खंड में टूट गया टूट था। गया। इसलिए यदि विदेशी आक्रमणकारियों को मौका मिला और जब वो किसी खास क्षेत्र पर आक्रमण करते तो शेष भारत उसको देखता रहता, किसी प्रकार का विरोध नहीं करता, और इसलिए वो लोग लूटपाट करके ले जाते थे। और कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीय चेतना के अभाव में, हमारे प्रमुख शासक के अभाव में यह गौरव भारत से धीरे धीरे छीना चला गया और हम लोग राजनीतिक तौर पर कमज़ोर हो गए, संबलहीन महसूस करते तो हैं। सर उसके बाद सर हम 15वीं शताब्दी में देखते हैं जब यूरोपीय भारत में आते हैं, तो सर उसका क्या कारण था कि भारत तो उस समय, तो सर उस समय देखिए मुगल भी शासन कर रहे थे, अच्छी सेना थे मुगल के पास, तो फिर सर यूरोप क्यों हावी हो गए भारत में? देखिए, भारत में स्थल सेना भारत का काफ़ी मजबूत था। जी सर। ये तो 1686 में भी औरंगजेब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को परेशान करने से भी स्पष्ट होता है, लेकिन भारत की समुद्री शक्ति भारत के पास इतनी नहीं थी। भारत में नौसैनिक बेड़ा उतना मजबूत नहीं था, लेकिन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो आई तो अपने देशों के साथ के सहयोग से बहुत बड़ी नाविक शक्ति लेके आई। इसलिए देखते हैं कि जब 1510 ईस्वी में जब पुर्तगालियों ने अपना जमा भारत की ओर किया तो पूरे हॉर्मुज़ द्वीप से लेकर मलाक्का द्वीप तक और यहाँ भारत के कालीकट के तट से लेके पूरे ये जो अरब सागर का क्षेत्र था, इन तमाम क्षेत्रों में ये अपने ढेर सारी शक्तियाँ निर्वाह कर लिया था और किसी और यूरोपियन शक्ति को भी नहीं टपने दे रहा था। लेकिन कालांतर में जब स्पेन और पुर्तगाल की शक्ति में कमी हो गई और फ्रांस और ब्रिटेन की शक्ति में इजाफा हो गया तो लोग आने लगे। तो व्यापार के क्रम में जो लाभ मिलता था भारत को, उससे भारतीय शासक लाभान्वित हो रहे थे। वो भी चाहते थे कि ये व्यापारिक कंपनी रहे, यहाँ रहे, लेकिन इनकी व्यापारिक कंपनी कभी इनको नहीं कहा कि तुम इस तरह से रहो, तो अपनी राजनीतिक शक्ति को कम कर लो। ये लोग खुद अपनी राजनीतिक शक्ति, अपने महत्वाकांक्षा, कमजोर शासक, किंग मेकर्स को उपस्थित हो जाना और क्षेत्रीय विषमता के कारण, क्षेत्रीय असमानता के कारण, राष्ट्रीय चेतना के अभाव के कारण ये लोग टुकड़े टुकड़े में हो गए और मौका मिलते ही चाहे फ्रांसीसी कंपनी हो या ब्रिटिश कंपनी हो, इन लोगों में फूट डाल राज करो की नीति के तहत इनको बांटता था और ये लोग उस चंगुल में फंसते चले गए। इसलिए भारत धीरे धीरे यूरोपीय कंपनी की दास्ता के चंगुल में आ गया। तो सर भारत में तो देखिए हम यूरोपीय कंपनी में तो 5-6 कंपनी भारत में आए, क्या कहते हैं पुर्तगाली आए 1492 में, उसके बाद क्या कहते हैं सर डच भी आए 1596 ईस्वी में, फिर अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी भी आए। तो सर इस क्या कारण था कि ये सब पीछे छूट गया, अंग्रेज ही क्यों आगे गया? क्या हम कह सकते हैं कि अंग्रेज को आगे बढ़ाने में या अंग्रेज को भारत में सत्ता स्थापित करने में भारतीयों ने ही उनका साथ दिया? देखिए, अंग्रेज को एक विजन के साथ है। सबसे पहले तो देखो जो देश की बात आप लोग कर रहे थे, वो स्पेन की या पुर्तगाल की या फ्रांस की या फिर हॉलैंड की या इंग्लैंड की, तो सबकी जो कंपनियां थी, उस कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो नए आधुनिक संगठन से निर्मित हुई थी, ये एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी जिसमें शेयर होल्डर्स हुआ करते थे, इसलिए मूल रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी। रही पुर्तगाल और स्पेन की बात तो स्पेन तो ज़्यादा भारत के क्षेत्र में उतना कारगर रहा ही नहीं। पुर्तगालों की शक्ति भी सीमित रहते चले गई और जब पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच में वैवाहिक संबंध बना तो एक बम्बे का जो क्षेत्र था वो पुर्तगाल के राजा के द्वारा दहेज के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, जिससे उसकी स्थिति उस क्षेत्र में मजबूत हो गई। और हाँ, हॉलैंडों के साथ इसका बहुत दिनों तक संघर्ष चला और अंत में ये बात तय हो गई कि इंडोनेशिया इत्यादि मसाले द्वीप पर हॉलैंड का अधिकार रहेगा और हॉलैंड भारत में हॉलैंड की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में रहेगी और वो कभी विस्तार नहीं करेगी। मूल झंझट फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटेन कंपनी के बीच में, लेकिन दोनों के क्षेत्र में अंतर था। जहाँ फ्रांसीसी कंपनी एक राजा की कंपनी थी, देश की कंपनी थी, तो वहाँ राजा के नियम, राजा के कानून चले करते थे, और जबकि इंग्लैंड की जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, मूल रूप से लाभ पर चलती थी। इसलिए इसमें निर्णय लेने की क्षमता, इस आमदनी की क्षमता, मुनाफा की क्षमता पर ही ज़्यादा इनका ध्यान रहता था, जबकि इन चीज़ों से फ्रांसीसी कंपनी को कोई मतलब नहीं था। इसलिए इस प्रकार व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता में धीरे धीरे फ्रांसीसी कंपनी कमजोर पड़ते चले गए। और उधर जो इंग्लैंड में भी, जो यूरोप में भी जो एंग्लो फ्रेंच वार हुआ, जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, उन सब युद्धों के परिणाम स्वरूप भी
भारत में भी युद्ध होता था, लेकिन जब से समझौता हो जाता था तो भारत में भी समझौता हो समझौता हो जाता, जाता और इन समझौता के तरफ फ्रांसीसी कंपनियों का दबाव कमता चला गया, उनकी क्षेत्र सीमित होते चले, वो भी इंडिया कंपनी के मार्फत अपना विस्तार देखने लगी, और अंतोगत्वा जो चीज़ उसने डुप्ले से सीखा था फ्रांसीसी कंपनी के सीखा था, खासकर मैसूर के कर्नाटक के संबंध में कि किस तरह से कर्नाटक में उस अधिकारी के युद्ध में, तो वो चीज़ वो आगे इंडिया कंपनी बाद में चलाने लगी, और उसी नीति के तहत इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे विकसित होती चली गई और मजबूत बनता चला गया। सर, तो एक आखिरी सवाल है आपसे ब्रिटिश के बारे में कि सर ब्रिटिश जो सर भारत में सत्ता स्थापित किया तो सर 2-3 युद्ध हुए। एक तो सर पहला युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध 1757 में, एक बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, और एक 1857 की क्रांति। तो सर किस युद्ध से हम माने कि पूर्ण रूप से ब्रिटिश भारत में सत्ता स्थापित कर लिया और भारतीय राजा पर हावी हो गया? तो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है 1764 का युद्ध। 1764 1764 का युद्ध में यदि वो हार जाते तो 1757 के युद्ध का भी कोई मायने उतना नहीं रह जाता। लेकिन 1764 के युद्ध ने न केवल उसे बंगाल पर अपनी स्थिति को मजबूत कर दिया, बल्कि अवध भी उसके रहमो करम पर आ गए, और दिल्ली तक उसकी निगाहें हो गई, क्योंकि उसमें बंगाल के शासक को भी, नवाब को भी, अवध के नवाब को भी, और दिल्ली के सुल्तान को भी, तीनों की संयुक्त सेनाओं को इसने एक साथ पराजित किया था सर। जी सर। तो सर तो हम भारत को सर एक सर 100 वर्ष का सर और इतिहास बच गया है। तो सर भारत में 1857 की क्रांति सर होती है, तो सर क्या कारण रहा कि भारत में 1857 की क्रांति सफल नहीं रहा? क्योंकि देखते हैं कि अगर भारत में शायद मान लीजिए 1857 की क्रांति सर अगर सफल होता तो क्या हम मान सकते हैं कि आज हम अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली होते? क्योंकि सर देखिए क्या होता इस पर इतिहास उतना गौर नहीं करता है। जी सर। क्या हुआ है उस पर ज़्यादा गौर करता है। हाँ, 1857 की क्रांति हो जाने के बाद ये संभव था कि हमारी राष्ट्रीय चेतना पहले आ जाती, हम लोग कुछ दिन तक आपस में पुनः लड़ते, हाँ, क्योंकि पुनः हम लोग राजा बनने के लिए, सामंत बनने के लिए, जमींदार बनने के लिए पुनः आपस में लड़ते। लेकिन 1857 तक आने आते ये भी हम बात जानते हैं कि भारत में पुनर्जागरण का विकास भी हो रहा था उससे पहले, और इससे कई ऐसे प्रश्न थे जो भारतीय जनमानस को आंदोलित कर रहे थे कि हमारा राष्ट्रीय चेतना कहाँ है, हम कहाँ गुम हो गए हैं, हम आखिर एक भारतीय परिवेश में हैं। तो ये संभव मान सकते हैं कि 1857 के बाद, क्रांति होने के बाद हम तुरंत एक सूत्र में नहीं बनते, लेकिन कालांतर में ऐसी स्थिति बनती कि भारत 1880 1890 तक जाते जाते पूर्णतः एक सूत्र बन जाता, और वो हम ज़्यादा उसी समय हम स्वतंत्रता का लाभ ले सकते थे और एक राष्ट्रीय अखंड भारतीय राष्ट्र की कल्पना कर सकते थे। सर तो आपको हम आपका समय नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन, भारत के सर कुछ महानतम सर राजा हुए हैं सर, उसके बारे में हम आपको सर कुछ राजा का नाम बता रहे हैं, आप सर बता दिए सीरियल में इसमें सबसे महान कौन था? एक तो सर हो गए सर, हम स्टार्ट में अगर करें तो चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी शक्तिशाली थे, विक्रमादित्य भी काफ़ी शक्तिशाली थे, इसके अलावा सम्राट अशोक भी शक्तिशाली में गिनते ही हैं, या हम आले सर गुप्त में तो समुद्रगुप्त, क्या कहते हैं, स्कंदगुप्त का भी नाम ले ले, या सर विक्रमादित्य, और सर हम मध्यकालीन भारत में आते हैं तो सर क्या कहते हैं इधर अकबर का भी सर नाम जोड़ा जाता है कि आप ही अच्छा काम किए। वैसे कि वो मुस्लिम शासक थे लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा शासक किया, शिवाजी महाराज, कृष्णदेव राय, या कहते हैं सर महाराणा प्रताप। तो आप इसमें अगर हम टॉप 3 राजा को बोले कि सीरियल क्रम से 1 और 2 3 में, तो आप किसको सबसे अधिक महान मानते हैं प्राचीन भारत से लेके भारत के आधुनिक भारत के इतिहास? पहला तो हो गया कि अशोक महान। जी सर। हाँ, अशोक ने एक भारतीय स्वरूप का शुरुआत की, और भारत के जो विजन होता है, दर्शन होता है, तो दर्शन को बतलाने का प्रयास किया कि आखिर भारत है क्या। जी सर। दूसरा बात आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारतीय विस्तार को प्रमुख आधार मिला। समुद्रगुप्त ने जीत तो अवश्य ली, लेकिन उस जीत का जो खुशबू होता है, एसेंस होता है, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में देखने को मिला है। किस तरह से राज्य के अधीन संगीत का, कला का, वाणिज्य का, साहित्य का विस्तार होना चाहिए, इससे एक संस्कृति का निर्माण होता है, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में हुआ। और उसके बाद सीधा हम लोग पहुँच जाते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में पहुँचते हैं तो जब जैसे एक शासक आए इल्तुतमिश ने यदि आने वाले भारतीय शासन के क्रम में यदि इसी प्रकार से मंगोलों को रोकने का प्रयास नहीं करता, तो भारत हो सकता है कि जो मंगोल भयानक आक्रमण उस समय में जो मध्य एशिया में चला करता था, उससे भारत पीड़ित होता। तो मंगोलों को दूर रखने में इल्तुतमिश का
और बलबन का बहुत बड़ा योगदान है। और इन लोगों ने दूसरे इस्लामिक धर्म रहने के बाद भी भारत में जो एक नई शासन व्यवस्था लाई, उस नई शासन व्यवस्था में कहीं ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, ज़्यादा बदलाव ऊपरी स्तर पर ही देखने को मिलता है। और इस क्रम में इस भारत का विकास भी और मध्यकाल कई शहरों का निर्माण भी इस काल में देखने को मिलता है। और इसके बाद आते हैं हमारे अकबर। अकबर महान 50 सालों का उनका जो शासनकाल है वो सभी स्तर से, सभी तरह से पूर्ण सुसंगठित, समीचीन और विकासात्मक रहा है। हाँ, और विद्रोह तो बहुत नाम मात्र का रहा और हर एक व्यक्तियों को, हर एक क्षेत्र के प्रमुख लोगों को विकास का अवसर मिला। और कह सकते हैं कि दो संस्कृतियों, दो धर्मों के मेल जोल के बाद जो कई वमनस्यता या अब आपस में विश्वास जो बनाने का एक परिपाट की शुरुआत की गई थी, उसको ज़्यादा मजबूत आधार अकबर के काल में ही मिला। इस प्रकार यदि प्रथम 3 शासकों की बात मेरे संदर्भ से किया जाए तो वो एक होगा सम्राट अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और तीसरा अकबर। सर थोड़ा सर अगर आधुनिक भारत में तो सर क्या हम चौथे स्थान पर शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप को रख सकते हैं? ये दोनों में से सर चौथे पाँचवें में अगर रखना है तब? देखिए, महाराणा प्रताप तो उतना शासन नहीं कर पाए। जी सर। वो उनका मात्र ये भी रहा कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात अच्छी बात है, राष्ट्रीय गौरव की बात है। हाँ, लेकिन यहाँ तक शासन का रहा तो वो शासन के क्षेत्र में परिवर्तन, शासन करना और शासन के लिए नियम बनाना, एक क्या कहोगे, एक जातीय भावना, एक धार्मिक भावना का विकास करना, एक संगठन का विकास करना, ये तमाम चीज़ें हम आपको शिवाजी के शासनकाल में मिलता है, जिसने कि महान मराठा शक्ति का विकास की बहुत बड़ी आधारशिला रखी। इसलिए इस क्रम में हम लोग शिवाजी को भी ला सकते हैं। धन्यवाद सर, आप इतना समय दिए और काफ़ी अच्छा नॉलेज दिए, इसके लिए सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसके लिए सर हम यही कहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बने रहे। सर धन्यवाद। ठीक है नरसिंह जी, इस तरह से आप मिलते रहिए, सवाल करते रहें, हमको अच्छा लगा। इस तरह से हम भी अपने याददाश्त को खंगालें और यह कुछ बताने का आपको प्रयास किए, हो सकता है कि मैं सफल भी रहा हूँ।